हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पे बेस्ड कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे आपके असाइनमेंट में, वो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा बेसिकली जो जैसे आपके एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है, उसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो जो आपका एग्ज़ाम पेपर का जो फॉर्मेट होता है उसमें बेसिकली जो है 4 सेक्शंस होते हैं। क्वेश्चन जो पेपर जो पूरा 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन आपका जो होता है, ठीक है, इसमें वैराइटीज़ होती हैं जो सेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो है 1 मार्क्स होता है। इसी तरह से सेक्शन बी आपका जो होता है 2 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, इसमें भी जो मतलब थोड़ा सा मतलब शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और इसके बाद जो है सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी जो है 3 मार्क्स कैरी करता है हर एक क्वेश्चन। ठीक है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होता है। और इसके लिए अगर हम देखें कि सेक्शन डी की अगर बात करें तो सेक्शन डी जो होगा आपका, ये वेरी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स होता है। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न होगा और इसी पे बेस्ड जो है हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर आपके पास असाइनमेंट शीट अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं अवेलेबल है तो असाइनमेंट शीट का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो उसका जो है असाइनमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन ए की हम बात करें तो सेक्शन ए में जो है फर्स्ट वैरायटी है, फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन का, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। फर्स्ट ऑप्शन 10 मीटर एलोंग नॉर्थ, सेकेंड ऑप्शन है 10 मीटर एलोंग साउथ एंड थर्ड ऑप्शन है 10 मीटर एलोंग वेस्ट एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन है 0। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड 20 मीटर। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन इंडिकेटर बना लें। डायरेक्शन इंडिकेटर क्या होता है? ये डायरेक्शन इंडिकेटर, ये हमारा क्या है नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ ये हो जाएगा हमारा ईस्ट और ये वेस्ट। अब कह रहा है कि जो पर्सन है वो किधर जा रहा है, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब कि कुछ इस तरह से इसी के ओरिजिन पे यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ से मान लिए चला वो 30 मीटर कहाँ चला, नॉर्थ डायरेक्शन में, 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला। उसके बाद से 20 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में, 20 मीटर ईस्ट साइड में, ये 20 मीटर उसने ऐसे कवर किया। अब उसके बाद से कह रहा है कि 30√2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये वाला होगा, मतलब कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से चला होगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ है आपको, इसको हमने कह दिया AB, ये C। तो AB आपको दे रखा है 30√2 मीटर, इसको O मान लो। OC इज इक्वल टू 30 मीटर एंड BC इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो अगर ये 20 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसको हमें निकाल लो, ये x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसको अगर हम ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा। इसको हमने मान लिया m। तो अगर इन ट्राइंगल ABM में देखें तो ABM क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, x प्लस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस। तो क्या आ जाएगा 30√2 का होल स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 900 इंटू 2 माइनस 900 दैट इज इक्वल टू 900। तो x प्लस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 900
तो x प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या कि प्लस माइनस 30। ठीक है, यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 30, क्योंकि और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 20 दैट इज़ 10 मीटर। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में सारे ऑप्शंस में 10 मीटर है। ठीक है, तो हम 10 मीटर नहीं कंसिडर करेंगे, हम क्या देखेंगे कि 10 मीटर के अलावा हमें डायरेक्शन भी देखना होगा। तो डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन, तो अलोंग वेस्ट, अलोंग वेस्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, यानी फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज। ठीक है, यूनिटी, यूनिटी और लेस, यूनिटी और मोर, लेस देन यूनिटी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले देखते हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है, या तो इसके इक्वल हो सकता है या इससे लेस हो सकता है। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या जाएगा, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड इज लेस देन इक्वल टू 1। 1 मीन्स यूनिटी, दिस इज अ यूनिटी। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, the ratio of the numerical values of the average velocity and average speed of a body is average velocity और average speed का, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, यूनिटी और लेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1 से लेस हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशन मोशन। तो वन डायमेंशन मोशन में क्या होता है कि यानी कि बॉडी जो है अगर किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको हम वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। यानी कि वन डायमेंशन मोशन के लिए जो है बॉडी के मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए सिंगल एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक से ज़्यादा एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, तो लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट जो लैंड होता है तो कुछ इस तरह से लैंड होता है। तो जाहिर सी बात है इसका मोशन डिस्क्राइब करने के लिए यानी कि ये आगे भी जा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि ये 2 डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये 2D मोशन है, 1D मोशन नहीं है। इसके बाद से अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ कहाँ पे है भाई, स्पेस में है। स्पेस में क्या है जो मोशन हो रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है कि रिवॉल्व हो रहा है सन के चारों तरफ, मतलब कि ये 3D मोशन है। उसके बाद से मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन, व्हील्स जो होते हैं मूविंग ट्रेन के जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो क्या होते हैं आगे की तरफ भी मूव करते हैं और क्या करते हैं अप एंड डाउन भी होते हैं। ठीक है भाई, देखो एक मार्क अगर कर लो व्हील पे कहीं पे, तो देखोगे कि जैसे मान लो कि ये व्हील है आपका, यहाँ पर एक आपने जो है कोई चीज़ पेस्ट कर रखी है, तो आप देखोगे कि ये नीचे भी आएगा, फिर ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, इस तरह से अप एंड डाउन भी होगा और व्हील जो है आगे की तरफ भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा 1D मोशन नहीं हो सकता, ये 2D मोशन होगा। उसके बाद से लास्ट ऑप्शन है ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, यानी कि सीधी लाइन पे यानी कि सीधे ट्रैक पे जो है ट्रेन मूव कर रही है, तो ये जो है हमारा 1D मोशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मोमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा डी। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज a body having zero velocity will not necessarily have a zero acceleration। भाई देखिए क्या है, किसी भी बॉडी के पास क्या है ज़ीरो वेलोसिटी है, तो क्या ज़रूरी है कि उसका एक्सीलरेशन ज़ीरो हो? बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्सीलरेशन ज़ीरो हो, क्योंकि
हो सकता है कि उस पर जो है रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है, उस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से उसके पास एक्सीलरेशन, रिटार्डिंग एक्सीलरेशन हो सकता है, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो कोई भी बॉडी अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद से उसकी जो मतलब वेलोसिटी हो जाती है वो क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, लेकिन उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, जी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब जो है ये हमारा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरी हैव अ जीरो एक्सेलरेशन। इसी तरह से इसके और भी पार्ट हैं। अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जीरो है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट का क्या है, अपोजिट है, तो यानी कि फर्स्ट अगर करेक्ट है तो ये तो रॉन्ग होना ही होना है। सी पार्ट की अगर हम बात करें, बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी यूनिफॉर्म हो। क्यों? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो जो उसमें चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई x इज इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर वेर x इज इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड इज। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, यानी कि फोर्थ का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। फिफ्थ में हमें ध्यान रखना है, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर है। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड। तो भाई जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है तो डिस्टेंस कवर्ड हम इससे कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए हमें क्या निकालना है भाई, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, अगर हम एरिया फाइंड करें विद इन कंसिडरिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन, देन इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। एंड अगर मान लो कि उसी ग्राफ का एरिया हम कंसीडर करें बिना किसी पॉजिटिव, यानी कि सबको जो है मॉडुलस लेकर के, यानी कि सबको पॉजिटिव कंसीडर करके सबको सीधे सीधे एरियाज़ को ऐड कर लें, तो वो हमारा डिस्टेंस हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम पहले ग्राफ प्लाट करेंगे, लेकिन हम पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं प्लाट करेंगे, क्योंकि हमें पोजीशन ही फाइंड करना, मतलब कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस वजह से हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना प्लाट करके हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लाट करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले इसको स्पीड पता होना चाहिए। तो क्या जाएगा, dx बाई dt कर देंगे, मतलब कि इसकी स्पीड हो जाएगी 2t माइनस 2, ठीक है। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t माइनस 2, ठीक है। तो इसके बाद से 2t माइनस 2 करने के बाद हम पुट करेंगे एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पर क्या जाएगा, v क्या आ जाएगा आपका, 0 रखोगे तो ये हो जाएगा -4, t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो उस केस में क्या जाएगा, v हो जाएगा आपका 0, t इज इक्वल टू मान लो 4 रख दिया तो v आपका हो जाएगा क्या, 4 रखोगे तो ये v 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्राफ प्लाट करना है। ग्राफ प्लाट करने के लिए आइए देखते हैं क्या करना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा आपके पास, एक आपका जो है ये मान लो वेलोसिटी एक्सिस है और दूसरा आपका ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। तो हमने देखा कि t0 जब टाइम 0 है तो उस केस में वेलोसिटी कहाँ थी, -4, तो -4 ये हो गया आपका। t2 था, यानी कि t मान लो यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, मतलब यही पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से यानी एक हमारा एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये मिल गया। इसके बाद से t इज इक्वल टू 4, तो इसको और आगे इंडिकेट कर लो थोड़ा सा, तो t इज इक्वल टू 4 यानी कि टाइम 4 सेकेंड है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 2, तो वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में देख लें तो यहाँ पे मान लो 2 है तो यहाँ पे कहीं पर आएगा। इनको हम ज्वाइन कर देंगे, सीधे सीधे इनको ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद से इसके अंडर का जब एरिया देखेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देखने के लिए हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर साइन के साथ देखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, भाई ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव अगर देखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। और अगर मान लो साइन को इंडिकेट नहीं करते हैं, मतलब उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो इसके अंडर का एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला, और इसके और इस एक्स एक्सिस के टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो ये हो जाएगा। तो अगर हम इस एरिया को ऐड कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 2 है
यहाँ से यहाँ तक भी 2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 है, और ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, क्या आ जाएगा देखिए, कैलकुलेट करिए। एक मिनट, यहाँ पे t की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ पे v4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 ना होकर के ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या जाएगा, हाफ बेस, इस वाले के लिए क्या जाएगा 2 इंटू 4, प्लस इस वाले के लिए क्या जाएगा हाफ 2 इंटू बेस 2 है, हाइट क्या है 4 है, तो क्या जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 4 प्लस 4 दैट इज 8 मीटर। इसको t-2 को किस में दे रखा है, मीटर में कंसिडर कर रहा है ना, हाँ मीटर में सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, यानी कि जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है 8 मीटर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, ठीक है, आप प्रीवियस क्लास में आपको पता ही होगा कि असर्शन रीजन यानी कि आपके 10th में भी रहा होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ से तो फेमिलियर हो। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, असर्शन गिवन है एन ऑब्जेक्ट में पासेस अ कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है उसके पास क्या है कांस्टेंट स्पीड है लेकिन उसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। क्या स्टेटमेंट ये करेक्ट है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? क्योंकि इसका जो अगर आप एग्जांपल देखो कि अगर मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख लो, तो सर्कुलर मोशन के केस में क्या होगा कि स्पीड क्या होती है कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है चेंज होता रहता है। तो यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज़ अगर चेंज हो रही है तो हम उसको चेंजिंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन आपका करेक्ट है। द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपका करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। और उसके बाद से आपका क्या कह रहा है कि क्या असर्शन रीजन असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो 6 का ए ऑप्शन। ठीक, इसी तरह से 7th की हम बात करें तो 7th में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक्सीलरेटेड मोशन होता है। बिल्कुल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी हम बात करेंगे तो वह एक्सीलरेटेड मोशन होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सीलरेटेड नहीं होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इसका रीज़न क्या दे रखा है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अ बॉडी पासेस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बिल्कुल, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसके पास हमेशा जो टोटल एक्सीलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, यानी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और असर्शन के लिए रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आप जब भी आंसर लिखोगे एग्जाम में तो ध्यान रखना सी ऑप्शन अगर करेक्ट है तो सी के अंदर जो भी मतलब स्टेटमेंट लिखा है वो भी लिखोगे। बी है मान लो करेक्ट, तो बी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो भी लिखोगे। ए के अंदर जो स्टेटमेंट, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर भी लिखना है और साथ में जो है उसका स्टेटमेंट भी लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे होगे बी भी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर 8 मीटर भी लिखा है। तो एग्जाम में दोनों चीज़ें आपको लिखनी होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड इज ऑब्जर्व टू हैव एक्सीलरेशन गिवन बाय ए माइनस जी वी। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ fluid is observed to have an acceleration given by a equal to g minus bv, where g is gravitational acceleration and b is a constant. After a long time of release, it is observed to fall with constant speed. What must be the value of the constant speed? तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में
क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कह रहा है एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी माइनस बी वी। जी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, बी कांस्टेंट है, वी क्या है आपका स्पीड हो जाएगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ रिलीज इट इज ऑब्जर्व टू फॉल विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड। भाई देखिए क्या है, यहाँ पे अगर स्पीड इंक्रीज होगा, यानी ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी। जब ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी, इसमें से माइनस करोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इफ वी इंक्रीजेस, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। इतनी बात क्लियर है। और उसके बाद से कह रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट इज़ ऑब्जर्व टू फॉल विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि अगर स्पीड इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, उस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यानी कि एट कांस्टेंट स्पीड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, यानी कि कांस्टेंट स्पीड पर एक्सीलरेशन आपका 0 हो जाएगा। तो मान लिया, चलो लेट दैट कांस्टेंट स्पीड इज इक्वल टू, मान लो v0 मान लिया, ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड जो है v0 होगा। तो उस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू जी माइनस बी v0 इज इक्वल टू, भाई देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन उस केस में 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर कर लोगे तो g इज इक्वल टू बी v0, यानी कि v0 की वैल्यू आ जाएगी g अपॉन b, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, g अपॉन b, यानी कि इस कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो उस केस में एक्सीलरेशन उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा रहा है, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट स्पीड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट स्पीड विल बी g अपॉन b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, देखिए मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन s इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 मीटर, यानी कि इसका सॉल्यूशन, आपके लिए s इज इक्वल टू दे रखा है वॉट 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 मीटर है, यूनिट अभी लिखना ही रहे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले वेलोसिटी निकालना होगा, तो वेलोसिटी क्या जाएगा, ds बाई dt, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2t प्लस 14, ये हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। उसी तरह से अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या जाएगा, dv बाई dt दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 2t प्लस 14 दैट इज 18t प्लस 14। कह रहा है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन dv बाई dt एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकालना है, तो t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 18 इंटू 1 प्लस 14 दैट इज 18 प्लस 14 इक्वल टू 32 मीटर। ठीक है, तो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा आपका ये मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू आपको मीटर में दे रखी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द जीरो वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी जीरो है, पोजीशन टाइम मतलब कि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी जीरो कब हो सकता है, जब वो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो यानी कि बॉडी को रेस्ट में दिखाना होगा। तो रेस्ट में दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि यानी कि जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखाना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो होने के लिए ग्राफ कैसे आप प्लॉट करोगे, ये आपका हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया आपका पोजीशन एक्सिस। व्हाट इज पोजीशन एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस। ठीक है, ये आपका पोजीशन एक्सिस है। तो आपको क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर, मान लिया यहाँ पर बॉडी पहुँच गई है, ठीक है भाई, कुछ टाइम के बाद या जीरो टाइम पर ही हमने देखा कि बॉडी इस पोजीशन पर थी, तो उसके बाद से हमने देखा कि टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन इसका पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पोजीशन इसका हमेशा कांस्टेंट है। टाइम बढ़ रहा है मतलब पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी है ना फॉर जीरो वेलोसिटी, हाँ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि चेंज जीरो मतलब पोजीशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस कंडीशन के लिए जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा कुछ इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन बी के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट 45 मीटर, साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉल एज द फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कह रहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 45 मीटर। तो सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं, उसको इंडिकेट कर देते हैं। मान लिया ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 45 मीटर, इसकी हाइट क्या है 45 मीटर। अब यहाँ से यानी इसके हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 45 मीटर बट फ्रॉम विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भाई देखो ड्रॉप किया जा रहा है तो इसका जो स्पीड है इसको हमने मान लिया u1। ठीक है, तो u1 क्या हो जाएगा, जीरो, इनिशियल स्पीड इसकी जीरो। उसी टाइम पे नीचे से एक जो है बॉल को थ्रो किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो दे रखी है आपको कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉल एज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखिए किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो मान लिया लेट वेलोसिटी या स्पीड, यहाँ पे स्पीड वर्ड यूज़ हो रहा था, हम भी स्पीड यूज़ करेंगे। लेट स्पीड आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद अगर हम स्पीड की बात करें, आफ्टर टाइम या आफ्टर सम टाइम इज इक्वल टू v, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू
v मान लिया। हाँ, तो क्या आ जाएगा, इसकी जो स्पीड होगी यानी कि स्पीड ऑफ, यहाँ पे स्पीड आफ्टर सम टाइम t, स्पीड ऑफ बॉल 1 इज इक्वल टू v1, तो v1 इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है, u 0 है तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका g इंटू टी। कोई दिक्कत? उसी तरह से स्पीड ऑफ सेकेंड बॉल, स्पीड ऑफ बॉल 2 इज इक्वल टू मान लिया v2, यहाँ पे BALL है, ठीक है, बॉल 2 इज इक्वल टू v2, तो v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u, बॉल ऊपर जा रही है तो g क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो u माइनस जी टी, ठीक है, तो यहाँ पे v2 की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस जी टी। अब कह रहा है रिलेटिव स्पीड फाइंड करना है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाल सकते हो, ठीक है, तो देखिए, या रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कह सकते हो, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की जा रही है, ऊपर से वो नीचे की तरफ आ रही है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो v2 हमारा क्या आया 40 माइनस जी टी। इसके बाद अगला हमारा क्या है कि वो वाली जो बॉडी है, यानी कि ये क्या हो रही है, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको हमने निगेटिव ले लिया, और ये वाला अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, तो देखिए इसको पॉजिटिव लिया तो ये क्या आ जाएगा माइनस जी टी, क्या आ जाएगा 40 माइनस जी टी प्लस जी टी कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगा v21 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज़ अ वेलोसिटी दैट इंक्रीजेज लिनियरली विद द टाइम, that is v is equal to kt where k is equal to 2 meter per second square, what will be the distance traveled in first 3 second, ठीक है, फर्स्ट 3 सेकेंड में आपको डिस्टेंस बताना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज़ अ वेलोसिटी दैट इंक्रीजेज लिनियरली विद अ टाइम दैट इज v इज इक्वल टू के टी, तो v इज इक्वल टू के टी है, फिर k इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि k की वैल्यू आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। फिर k इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और क्या गिवन है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट 3 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2t, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, तो इसको लिख सकते हैं ds बाई डी टी या dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2t, तो इसका मतलब ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए इसको 0 पर, यानी कि स्टार्टिंग टाइम क्या है t इज इक्वल टू 0 और ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो t पर 0 पर इसको 0 रखिए और t पे 3 पे मान लिया x है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x 0 से लेकर के x तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2t 0 से लेकर के 3 तक, t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा ये। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका x माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, उसी तरह से इसमें आपका जो है 2 को चाहो तो बाहर लिख सकते हो इज इक्वल टू, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो आ जाएगा t² यानी कि 3, 0 से लेकर के 3 तक। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू टी की प्लेस पे हम वैल्यू पुट करेंगे क्या, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 9 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 9 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 9 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो रेफरेंस पॉइंट इज अ पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर जहाँ से किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व करता है, जिस पोजीशन से ऑब्जर्व करता है या जिस पोजीशन के रिस्पेक्ट में मोशन को स्टडी किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, या अगर किसी फ्रेम की बात करेंगे तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको ये हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट का, इट इज़ अ पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर और फ्रॉम वेयर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज बीइंग मेजर्ड और कंसिडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। डिफाइन एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, इट इज अ रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन के बीच का जो रेशियो होता है वो एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो जिसका वेटेज 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ सेक्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 13 डेफिनेशन है, आप नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन सी। ठीक है, यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 क्या है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम द एबव। ठीक है, समझ लो कि एक केस के जैसा है। ठीक है, बिल्कुल लिफ्ट ऊपर से खुली हुई है। ठीक है, बाकी चारों तरफ से भले ही पैक है लेकिन ऊपर से खुली है। ठीक है, ओपन है, लिफ्ट रुकी हुई है। उस केस में जो है थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ही कैन, मतलब जितनी स्पीड से वो फेंक सकता था उसने अपने उस बॉल को फेंका, इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। जो मतलब उसकी स्पीड रही थी मैक्सिमम जितना वो फेंक सकता था वो 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक सकता था, उस स्पीड से उसने उसको फेंका। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड, कितना टाइम लगेगा कि उसके हाथ में वापस आ जाए। नेक्स्ट पूछ रहा है, इफ़ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि लिफ्ट अगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे तो उस केस में, एंड बॉय अगेन थ्रो, यानी कि उस केस में भी वो जो है बॉय बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा होगा, तब जो है वो कितना टाइम लेगा। विद मैक्सिमम स्पीड ही कैन, हाउ लॉन्ग डज द बॉल विल टेक टू रिटर्न हिज हैंड, यानी कि अब उसके हाथ में आने में अब कितना टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो करा स्टैंडिंग ऑन स्टेशनरी लिफ्ट। तो सबसे पहले सिचुएशन को हम बनाते हैं, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले एक स्टेशनरी लिफ्ट यहाँ पे हम नीचे बना लेते हैं। इसके अंदर जो है ये ऊपर टॉप से ओपन है, एक बॉय है यहाँ पे, इसने एक बॉल को जो है थ्रो किया ऊपर की तरफ। जो इसकी स्पीड रही, बॉल की जो स्पीड थी, u इज इक्वल टू हाउ मच, 49 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कितनी देर बाद रिटर्न होगा, तो जाहिर सी बात है ये बॉल जो है पहले जाएगा मैक्सिमम हाइट पर। मान लिया ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद से इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा t, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक है, तो v0 u कितना है 49 माइनस g की वैल्यू 9.8 इंटू टी।
इसके बाद से इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्या आ जाएगा t इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखोगे तो हो जाएगा 49/9.8। इसको हमने कह दिया t1, मान लो t1 जाने का टाइम t1, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में भी लगेगा। कैसे? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पर जिस स्पीड से गया होगा यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम उसकी स्पीड होगी, यहाँ पे u ले लो, ये u 0 हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी 49 मीटर पर सेकेंड, मतलब जिस स्पीड से यहाँ पे आकर के टकराएगी वो इसी मैक्सिमम स्पीड से टकराएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से अगर हम देखें तो t2 के लिए तो अगेन v इज़ इक्वल टू u प्लस gt2, तो यहाँ से t यहाँ पे क्या है u 0 है, तो क्या जाएगा 49 इज़ इक्वल टू gt2, तो t2 इज़ इक्वल टू 49/g, दैट इज़ 49/9.8, ठीक है। तो टोटल टाइम इज़ इक्वल टू t1 प्लस t2, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या जाएगा 49/9.8 प्लस 49/9.8, क्या जाएगा 98/9.8। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें 10/10, तो ये क्या जाएगा 98, यानी कि 980/98, 98 कैंसिल आ जाएगा 10 सेकेंड, यानी कि जो वापस आने में इसको टाइम लग रहा है t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका 10 सेकेंड टाइम लगेगा इसको, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकेंड पार्ट कह रहा है कि हाउ मच टाइम डज द बॉल विल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड इफ़ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से अगर चल रहा होगा तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन हो सकता है। इसको रफ कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट इसका हो जाएगा, अभी भी क्या है लिफ्ट सेम सिचुएशन में बॉय है, इसमें इसने बॉल को यहाँ से उछाला, अगेन जो ये बॉल को इसने स्पीड दिया वही सेम मैक्सिमम स्पीड जितना वो दे सकता है, u इज़ इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड से इसने इसको थ्रो किया। लेकिन ये जो लिफ्ट है ये भी अपने आप में किस स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड मान लिया v0 कांस्टेंट स्पीड है कितना 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब कह रहा है कि बताओ अब कितना टाइम लगेगा उसके हाथ में वापस आने में, यानी कि यहाँ से जा कर के अगेन वापस आने में कितना टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पीड आप लोगे इसका और इसका रिलेटिव स्पीड ले लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले केस में देखो v इज़ इक्वल टू मैक्सिमम हाइट पर क्या जाएगा v 0 हो जाएगा, तो v इज़ इक्वल टू u माइनस जी t1 होगा। लेकिन यहाँ पर हम कौन सी स्पीड, रिलेटिव स्पीड लेंगे, कौन सी स्पीड, रिलेटिव स्पीड ले लेंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 u ऑफ रिलेटिव माइनस जी t1, तो t1 इज़ इक्वल टू हो जाएगा u रिलेटिव स्पीड अपॉन g, रिलेटिव स्पीड किसके किसके बीच का, यानी कि हम कह सकते हैं बॉल और लिफ्ट का, ठीक है, b फॉर बॉल l फॉर लिफ्ट, ठीक है। तो बॉल और लिफ्ट का जो रिलेटिव स्पीड है ये ले लेंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट और यहाँ पर g। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 49 है तो यहाँ पे b माइनस या ub इनिशियल स्पीड ले रहे हैं, तो ub माइनस u ऑफ लिफ्ट अपॉन g। ub कितना है 49 माइनस 5 अपॉन 9.8, ये हो जाएगा क्या
4/9.8। इसके बाद से क्या कर रहा है, अब वापस आने की अगर हम बात करेंगे, जब वापसी हो रही होगी तो वापस होने के केस में देखो अभी क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। वापस आने के केस में यानी कि रिटर्निंग में क्या हो रहा होगा, बॉल की जो स्पीड है v ऑफ बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है, यानी कि बॉल की जो स्पीड होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन लिफ्ट की जो स्पीड होगी v ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसको लिफ्ट की स्पीड हमने मान लिया कांस्टेंट स्पीड लिफ्ट। तो इस केस में हमें अगेन टाइम t2 निकालना होगा, यही फार्मूला यूज कर लेंगे। t2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अपॉन g। तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्पीड ऑफ बॉल माइनस यहाँ पे लिफ्ट का क्या, अगर इसको हमने बॉल के पॉजिटिव कंसीडर किया तो लिफ्ट को हमें निगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिफ्ट को हम यहाँ पे निगेटिव कंसीडर करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस ऑफ v ऑफ लिफ्ट अपॉन g। तो यहाँ पे t2 की वैल्यू आ जाएगी, vb कितना है 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 अपॉन जी की वैल्यू हम 9.8 ले लेंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या जाएगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे क्या जाएगा 44 अपॉन 9.8 प्लस ये हो जाएगा आपका 54 अपॉन 9.8, 54 अपॉन 9.8, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या 44849 यानी कि 98 अपॉन 9.8 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। यानी कि जो टोटल टाइम लगेगा दूसरे केस में, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये टोटल जो है 10 सेकेंड का टाइम लगेगा दूसरे केस में। क्लियर। हाँ, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, जो स्पीड है मतलब जो इसकी स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो एक्सीलरेशन होगा, लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी भी जो है लिफ्ट फ्रीली मूव कर रही है, मतलब कि उसके पास जो अपना एक्सीलरेशन नहीं है, वो अंडर ग्रेविटी है, तो इसलिए वो बॉल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। यानी कि बॉल की स्पीड या एक्सीलरेशन पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, कोई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब भी, तो जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ से आपने देख ही लिया, देखो इनिशियली भी फर्स्ट केस में भी 10 सेकेंड आया था और दूसरे केस में भी 10 सेकेंड आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, two parallel rail tracks run north south. Train A moves north with a speed of 54 km per hour. Train B moves south with a speed of 90 km per hour. What is the velocity of B with respect to A? Velocity of ground with respect to B? Velocity of monkey running on the roof of the, चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहले दो ट्रेन हम बना लेते हैं, उससे पहले क्या है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमारा ये होगा नॉर्थ साउथ, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो सिर्फ हमें वही डायरेक्शन दे देते हैं नॉर्थ साउथ। तो इसको हमने मान लिया नॉर्थ और इधर की तरफ हमारा क्या है साउथ। तो ट्रेन ए जो हमारी मूव कर रही है वो इधर की तरफ, ठीक है, यानी ये ट्रेन ए है हमारी, ठीक है। ट्रेन ए का जो डायरेक्शन है वो कितना है, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ, सॉरी ट्रेन ए जो है आपका नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है इधर से,
दिस इज अ ट्रेन ए। स्पीड यानी कि v ऑफ ए, ट्रेन बना लेते हैं सबसे पहले। दिस इज अ ए, इसकी स्पीड v ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 54 इंटू 5/18 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद से आपका जो ट्रेन बी है, ट्रेन बी मूव्स साउथ। ट्रेन बी जो है साउथ की तरफ मूव कर रही है, इधर की तरफ। ठीक है, दिस इज अ ट्रेन बी, ये मूव कर रही है साउथ की तरफ। जो इसकी स्पीड है v ऑफ b इज इक्वल टू वॉट, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम 90 इंटू 5/18 कर देंगे तो 18 5 90 यानी कि हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और क्या है, चलिए इसमें फर्स्ट पार्ट पूछता है रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी बी माइनस वी ए। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि अगर हम मान लिया इसको b को हम क्या मान रहे हैं, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव अगर लेते हैं तो इसका डायरेक्शन हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। कोई भी एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव, एक डायरेक्शन नेगेटिव ले सकते हैं। अगर हम a को पॉजिटिव मान रहे हैं तो b को नेगेटिव मानना पड़ेगा। भाई दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इस तरह से हम कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वी बी कितना आ जाएगा 25 माइनस वी ए कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 15, दैट इज 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, दिया जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से सेकेंड पार्ट इसका है बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ग्राउंड की वेलोसिटी, यानी कि ये हमारा क्या है, मान लो ग्राउंड है। ग्राउंड क्या होगा, स्टेशनरी होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है 0, भाई ग्राउंड रेस्ट कंडीशन में है तो 0। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, पॉजिटिव हमने लिया है ना 25, तो यह जाएगा -25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका -25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साइन का विशेष ध्यान रखना है आपको, 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सी पार्ट, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। चलिए सी पार्ट कर लेते हैं, इसको रफ कर रहे हैं हम। सी पार्ट के लिए ट्रेन ए का जो डायरेक्शन था वो किधर की तरफ था, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हमने मान लिया ये हमारा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ट्रेन ए हमारी मूव कर रही है इस तरह से, इस डायरेक्शन में, मतलब कि ये जो हमारी ट्रेन है ठीक है, दिस इज अ ट्रेन ए। इसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी कि इसका डायरेक्शन हमने क्या लिया था, ट्रेन ए का डायरेक्शन हमने लिया था निगेटिव। ध्यान रखना पिछले क्वेश्चन में जो डायरेक्शन लेंगे वही डायरेक्शन हम हर एक पार्ट में लेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन जो हमने लिया था वो निगेटिव लिया था। इसके बाद से और क्या कह रहे हैं, एक मंकी है विद वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर।
इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, एक मंकी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी मान लिया विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज इक्वल टू दे रखा है कितना 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दैट इज, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका डायरेक्शन अगर हमने नेगेटिव ले रखा है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मतलब कि ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, आगे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ मंकी, यानी कि मंकी की जो वेलोसिटी है वो क्या होगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए क्या है, 5 गिवन है आपके पास। वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना है ये नहीं मालूम, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी को m कंसिडर कर लो, माइनस वी ए कितना है, वी ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था, वी ए दे रखा है कितना 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा था, उसको हमने जो कन्वर्ट किया था तो 15 मीटर पर सेकेंड आ गया था। तो ये आ गया माइनस, वी ए निगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा -15, दैट इज़ वी एम प्लस 15, तो यहाँ इज इक्वल टू 5, दिस सिंप्लाइज वी एम वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल टू 5 माइनस 15 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी मंकी की हो गई, वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन से क्या पता चल रहा है कि जो इसका डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में हमने निगेटिव लिया है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में इसका आ रहा निगेटिव आ रहा है, मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा मंकी का वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड भले ही इधर की तरफ चल रहा है, लेकिन मंकी एक्चुअल में जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग along a straight line and its position is given by the relation दे रखा है x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 40 मीटर। फाइंड द टाइम एट विच द वेलोसिटी इज 0। अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, टाइम इज इक्वल टू वॉट व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन वेलोसिटी 0 है, तो देखो वेलोसिटी निकालेंगे dx बाई dt, v इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ये क्या जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t, 2 6 12 और t माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या ले लेंगे, इसमें से हम जो है 3 कॉमन लेकर के इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 आना चाहिए, मतलब कि ऐड करने पर 5 आना चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस, यहाँ पे टी लेगो -5, तो हमारा क्या होना चाहिए, ऐड करने पर ये जो है आना चाहिए, यानी कि माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 5 और 4 ये हो जाएगा, 5 × 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 5t
प्लस टी माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा t माइनस 5, यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 5, यहाँ से आ जाएगा t प्लस 1 और t माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू हो सकती है -1 और t की वैल्यू हो सकता है 5। चूँकि क्या है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है तो इस वाली वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे एंड दिस विल बी डिस्कार्डेड। इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे तो टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है, दिस विल बी आंसर, ठीक है। तो 5 सेकेंड के बाद से जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट क्या कह रहा है, एक्सलेशन फॉर द पार्टिकल एट दैट टाइम, यानी उस टाइम पे, यानी कि टाइम कितना था 5 सेकेंड, इस पर हमें एक्सलेशन चाहिए। तो एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या जाएगा, dv/dt। तो उससे पहले हम देखें कि v हमारा क्या आया था, v इज इक्वल टू 3t² माइनस 12t प्लस माइनस 15 ये आया था। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा 6t माइनस 12। तो एक्सेलरेशन dv/dt एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 12 दैट इज 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन सी का 5 मार्क्स वेटेज है, लास्ट क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 17, a police jeep on a patrol duty on national highway was moving with a speed of 54 km per hour in the same direction. It finds a thief of rushing up in a car at rate of 126 km per hour in the same direction. Police sub-inspector fired at the car of the thief with his service revolver with a muzzle speed of 100 meter per second. With what speed will the bullet hit the car of the thief? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए क्या है, ये नेशनल हाईवे है आपका। इस नेशनल हाईवे पर यहाँ पे पुलिस की जीप जो है बड़ी जीप है, मान लीजिए मूव कर रही है। आगे जो है ये कौन है, थीफ, ठीक है। यहां से पुलिसमैन ने फायर किया, ठीक है। बेसिकली यहाँ से इसने फायर किया होगा, जो उसका गन है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से उसने फायरिंग की। मजल स्पीड मतलब इसकी जो स्पीड है, मजल स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना दे रखा है
100 मीटर पर सेकेंड। हंड्रेड मीटर पर सेकेंड। पुलिस की जो स्पीड है वो दे रखी है, दिस इज अ मजल स्पीड। एंड पुलिस की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। थिफ की स्पीड है, थिफ की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 126 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 126 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 126 को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 जा 18 7 जा आपका 126 हो जाएगा, 7 5 जा 35, तो यह आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द बुलेट हिट, किस स्पीड से जो है बुलेट हिट कर रहा होगा। तो एक चीज़ बताइए कि जो ये बुलेट जा रहा होगा यहाँ पे, ये मजल स्पीड है, तो स्पीड ऑफ बुलेट, बुलेट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल स्पीड अगर हम बुलेट की बात कर लें, यही दे रखा ना, हाँ, स्पीड ऑफ बुलेट की अगर हम बात करें तो बुलेट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ पुलिस प्लस मजल स्पीड ऑफ व्हाट मैन। लेकिन मजल स्पीड की अगर हम बात करेंगे, इनके बीच की रिलेटिव स्पीड लेनी होगी, तो मजल स्पीड इस डायरेक्शन में कितना है 100, तो इस डायरेक्शन में क्या जाएगा -100, तो सीधे सीधे से हम यहाँ पे फिर प्लस ही ले लें, क्योंकि अगर हम रिलेटिव लेंगे तो माइनस क्या लिखेंगे, VP माइनस ऑफ VM, तो VM को हम नेगेटिव लेंगे तो अगेन वही चीज़ प्लस आ जाएगा, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुलिस की जो स्पीड है वो कितनी है 15 प्लस 100, दैट इज़ 115 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद से थिफ की जो स्पीड है VT मतलब थिफ कितनी 35 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव यानी कि बुलेट जब हिट करेगी इसको, तो यानी कि बुलेट की जो स्पीड है कितना है 115 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो स्पीड है वो कितनी 35 मीटर पर सेकेंड। जब ये इसको हिट करेगा तो क्या होगा, इन दोनों के रिलेटिव स्पीड से हिट करेगा। ठीक है, तो स्पीड बाय विच बुलेट विल हिट द थिफ, थिफ को जिस स्पीड से बुलेट हिट करेगा वो स्पीड होगी आपकी क्या, रिलेटिव स्पीड ऑफ, रिलेटिव स्पीड ऑफ इज इक्वल टू बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थिफ। क्या जाएगा, स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थिफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा VB बुलेट माइनस V ऑफ थिफ। बुलेट की कितनी है 115, थिफ की स्पीड कितनी है 35, माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1, तो 11, 11 से 3 आ जाएगा 8, यानी कि 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट करेगा। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया कि जो पुलिस की गन है मतलब जो उसका रिवॉल्वर है, उस रिवॉल्वर से जो है बुलेट जो निकल रही है, ठीक है, वो इस स्पीड से निकल रही है, मतलब एक्चुअल में जो 115 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी कि थिफ को हिट करेगी किस स्पीड से 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थिफ को हिट करेगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट इसका है 17 का सेकेंड पार्ट, दिस इज अ पार्ट ए। ये पार्ट ए था,
ठीक है, अब पार्ट बी की हम बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी इसका हो जाएगा कह रहा है अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, इट अटेन्स अ हाइट h आफ्टर 5 सेकेंड एंड अगेन आफ्टर 9 सेकेंड कम बैक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ हाइट h। चलिए 5 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेता है, 9 सेकेंड के बाद वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ हाइट h, यानी h हाइट पर उसका, यानी कि जो उसने 5 सेकेंड में एक हाइट को अटेंड किया वो मैक्सिमम हाइट नहीं है। ध्यान रखिएगा कि वो मैक्सिमम हाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी अगर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद जितना टाइम पहुंचने में लगाती है उतना ही टाइम वापस आने में भी लगाएगी। तो यहाँ पे तो देख रहे होगे कि 5 सेकेंड में मान लो मैक्सिमम पे जा रही है, तो वापस आने में देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कर लोगे 9 में से तो 4 ही आ रहा है ना। ठीक है, तो ये अनइक्वल नहीं हो सकता। ये एक पर्टिकुलर हाइट की बात किया है। जैसे कि हम मान लो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा सिचुएशन है, पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड। मान लिया ये जो पार्टिकल है इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। कहाँ से? यहाँ से अपवर्ड, इट अटेन्स अ हाइट, इस हाइट तक ये पहुंची। ये जो हाइट अटेंड किया यानी कि जो पार्टिकल है जब यहाँ पर पहुंचा होगा, ठीक है, इसको हमने मान लिया h। टाइम कितना लगा रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में? इन 5 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू, ये मान लिया t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम कितना ले रहा है? 5 सेकेंड में ये हाइट इसने अटेंड की। उसके बाद से कह रहा 9 सेकेंड में वापस भी आ रहा है। देखिए इसको हमने मान लिया t1, और जब ये वापस जा करके यहाँ से जा करके मान लिया ये गया होगा ऐसे ही मैक्सिमम हाइट पर पहुँचा होगा। दिस इज़ अ मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इस मैक्सिमम हाइट पर, यानी कि इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद अब ये वापस आया होगा कुछ टाइम लेकर के। ठीक है, तो जाने और आने में टोटल टाइम, यानी कि आपका ये पूरा इस तरह का ये जो टाइम है ये दे रखा है 9 सेकेंड। जाने और आने का जो टाइम है वो 9 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/2 दैट इज 4.5 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में उसको टाइम कितना? भाई जाने और आने का टाइम 9 सेकेंड, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने सिर्फ जाने का टाइम कितना लग रहा होगा? 4.5 सेकेंड। इसके बाद से कह रहा है कि सेम पॉइंट पर यहाँ से जो चला था, मान लिया कि इस हाइट पर रिटर्न करने की बात कर रहा है ना, अगेन 9 सेकेंड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ हाइट h, मतलब इस हाइट पर इसकी स्पीड क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो इसकी स्पीड यहाँ से जाते हुए रही होगी वही स्पीड ऊपर से आते हुए भी रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको ये मिल जाए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लग रहा होगा। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लग रहा होगा उतना ही टाइम रिटर्न होने में भी लग रहा होगा। ठीक है, तो पहुँचने का टाइम और रिटर्निंग टाइम दोनों सेम है, तो हम ये टाइम निकालना है तो ये टाइम हमको मिल जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर हमें पता है कि स्पीड क्या होती है? 0 होती है, तो मैक्सिमम हाइट की स्पीड 0, तो हम v इज इक्वल टू u प्लस AT से हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करेक्शन इसमें ये कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 5 सेकेंड लग रहा है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन वो रिटर्न आ रहा है कहाँ से कहाँ तक? वापस आने में उसको 9 सेकेंड का लग रहा है, मतलब कि
मतलब मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में उसको 4.5 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। वो मैक्सिमम हाइट हम क्या से देखेंगे, यानी कि ये हमें टाइम कितना लग रहा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। बेसिकली देखिए क्या होगा कि जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम देखें तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं रिटर्न टू सेम पॉइंट, रिटर्निंग इन या रिटर्निंग एट सेम पॉइंट। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया मान लो पी पॉइंट पर रिटर्न होने में जो टाइम लग रहा होगा उसको हम क्या ले लेते हैं, पी पॉइंट पे जो टाइम लग रहा होगा उसको हम ले लेते हैं t इज इक्वल टू टोटल 9 है तो 9 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसके बाद से मैक्सिमम हाइट पर जब टाइम, मैक्सिमम हाइट पर यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में टाइम कितना लगा होगा, ठीक है। तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम P इज इक्वल टू 4.5 माइनस 4 दैट इज व्हाट, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 सेकेंड। अब हमारे पास टाइम मिल गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट यहाँ पे जो इसकी स्पीड है क्या है, u ले लेते हैं u, तो यहाँ से क्या जाएगा v इज इक्वल टू u, ऊपर जा रहा है तो u माइनस gt। टाइम दे रखा है आपका 0.5 सेकेंड, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, u की वैल्यू u ही रहने देते हैं, g की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू 0.5, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 9.8 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर लें, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 और ये हो जाएगा 49, 2 प्लेस के बाद डेसिमल यानी कि आ जाएगा 4.9 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी स्पीड हो जाएगी इस पॉइंट पर, ठीक है, तो स्पीड हो जाएगी u इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड इसकी रही होगी उस हाइट पर पहुंचने के बाद, ठीक है। दैट्स ऑल, थिंक सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करें। पहले जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये क्वेश्चंस आपको पूरा PDF फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप PDF जो है का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इन केस अगर आपको जो है हो सकता है कि अगर मैंने पहले रफ़ कर दिया हो, आप नोट न कर पाए हों, तो आप चाहो तो वीडियो को जो है स्लो मोशन में करके देख सकते हो या फिर पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।